नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना एकदम हालिया तो नहीं, लेकिन हाल फिलहाल की है। प्रदेश उत्तर प्रदेश और ज़िला है चंदौली। हुआ कुछ यूँ कि 10 मई 2026 को दिन था, उस दिन संडे का। पैसेंजर ट्रेन एक थी डीडीयू ताड़ी घाट, जो प्रयागराज से चली थी। वो सुबह करीब 7 बजे चंदौली कचमन स्टेशन से पहले अलीनगर थाना क्षेत्र पड़ता है और गांव है इब्राहिमपुर। वहाँ जब पहुँची, धीमी ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन है, आगे उसको रुकना था, लिहाजा वो थोड़ी धीमी हुई। और एक व्यक्ति जो स्टेशन आने से पहले लोग गेट के डिब्बे के गेट पे खड़े हो जाते हैं, वो खड़ा था, कुछ कहा सुनी हुई। और दूसरे व्यक्ति में, जो कद में करीब 6 फीट लंबा था और एक पगड़ी बांधे हुए था, उसने कनपटी में सटा के उस व्यक्ति को गोली मार दी, बाद में जिसकी पहचान मंगरू के रूप में हुई थी। गोली मार दी, वो लड़खड़ाया और पैर से उसके शरीर को उसने नीचे ट्रैक पर फेंक दिया। आगे चल के हल्ला मुचा, जब अफरा तफरी हो गई, जो लोग और गेट पे खड़े हुए थे उन लोगों ने बताया गोली मार दी, गोली मार दी। वो पीछे मुड़ा और डिब्बे को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ के गेट पर खड़ा हुआ और ताजपुर गांव के पास जैसे ही ट्रेन धीमी हुई, वो ट्रेन से उतर गया। खैर, ये पहली घटना हुई। उसके बाद दूसरी घटना उसी दिन, यानी पहली घटना हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची, गोली मारी गई थी। कुछ लोगों ने हुलिया बताया, कुछ नहीं बता पाए। फिर लोगों ने उसके गांव घर में ये तलाशना शुरू किया कि इसकी किसी से रंजिश रही होगी, कुछ बात रही होगी, क्यों कोई किसी को चलती ट्रेन में गोली मार देगा, बॉडी को नीचे फेंक देगा। बहरहाल विवेचना उसी दिशा में चलती रही कि ज़रूर कोई न कोई रंजिश रही होगी। खैर, वहाँ से उसी दिन फिर शाम को रात में 2 बजे के आसपास बिहार में गया जिले में पिपरिया गांव के रहने वाले दिनेश साहू, जिनकी उम्र करीब 42 साल थी, कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस से सीतापुर के नैमिषारण्य तीर्थस्थल है उत्तर प्रदेश में, सीतापुर में, वहाँ के लिए जा रहे थे। वो पत्नी के साथ कोच S2 में सवार थे, जबकि उनकी बहन, उनके 2 बच्चे और सास जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। रविवार देर रात करीब 2 बजे मुगलसराय रेलवे स्टेशन से पहले ब्लॉक हट बी, वो जिसको आउटर से पहले वो ब्लॉक हट लिखा रहता है, 2 इमारतें पड़ती हैं स्टेशन के, एक पहले और स्टेशन के एक बाद, उसको ब्लॉक हट कहते हैं, जहां ऊपर से एक आदमी देखता रहता है और बाकी गाड़ियों का किसको आना है किसको जाना है क्लियरेंस वो वहाँ से देता है, ताकि वो गाड़ी अगले स्टेशन पर जाकर उतर सके। वहाँ ब्लॉक हट बी के पास जैसे ही गाड़ी पहुँची, दिनेश साहू ये वॉशरूम से बाहर निकल रहे थे, कंपार्टमेंट के बाथरूम से बाहर निकल रहे थे। वहीं सामने एक व्यक्ति खड़ा नज़र आया। उसने एक शब्द 2 शब्द कुछ उसको टोका होगा, कितनी देर से गए हो, कुछ इस तरह की बात जैसे ही कही, उसने जवाब दिया दिनेश साहू ने। और सामने जो आदमी उससे थोड़ी सी, मतलब हमारे ख्याल से 1 मिनट से कम की भी एक बहस में, उसने पिस्टल निकाली और उसके कनपटी पे सटा के गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर यात्री पहुँचे, पत्नी भी दौड़कर पहुंची और देखा कि दिनेश का शव खून से लथपथ पड़ा था। ब्लॉक हट बी के चलते ट्रेन की स्पीड बहुत धीमी थी। मौका पाकर वो व्यक्ति वहीं ट्रेन से उतर गया। यात्रियों ने पुलिस को सूचना दी। रात 2:45 पर वाराणसी जंक्शन जब वो गाड़ी पहुंची, तब उसके शव को नीचे उतारा गया। उसके बाद फिर ये इतवार की बात थी। इतवार बीत गया। सोमवार को, यानी इस
दूसरी घटना जिसको ट्रेन के बाथरूम में कंपार्टमेंट के भीतर ही गोली मारी गई थी, उसके थोड़े देर बाद ही ये व्यक्ति वहाँ से उतरा और एक अस्पताल पहुँचा, जीवक हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो पहुँचा और उसने चंदौली के उस अस्पताल में उसने पहले अपना बीपी चेक कराया। तो बीपी सामान्य था और पल्स उसकी 100 के ऊपर थी। बिहार के भभुआ के चैनपुर थाना के बहोवना गांव की रहने वाली लक्ष्मीना देवी, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, उनका गांव में ही फिसल जाने से पैर टूट गया था। वो पिछले महीने में 5 अप्रैल को जीवक हॉस्पिटल पहुंची थी, वहां उनको भर्ती कराया गया था। एक रिश्तेदार भी उनके साथ था। तभी एक आदमी सुबह मुंह बांधकर इलाज के बहाने अस्पताल में घुसा। पहले उसने अपना वही बीपी और अपना पल्स रेट चेक कराया, जिसका उसके पास वो टिकट वो मिला, जिसको कहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन मिला, जिसमें उसका वो ये लिखा हुआ है बीपी और पल्स रेट। बेड पर एक महिला लेटी हुई थी जिसका नाम लक्ष्मीना देवी मैंने आपको बताया, और वो उसके पास गया, खड़ा हुआ और फिर पिस्टल अपनी निकाली, लक्ष्मीना देवी की कनपटी में सटाकर गोली मार दी। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वारदात के बाद वो 3-4 फायर करते हुए भागने लगा। इसी दौरान जब वो बाहर भाग रहा था तो पूरा अस्पताल पीछे से शोर मचाने लगा, मार दिया, भाग रहा है। और तभी ऑटो ड्राइवर एक था जो एक मरीज को उसने तुरंत अस्पताल में उतारा था। उसने उस आवाज़ को सुना और अपने सामने से एक व्यक्ति को हाथ में पिस्टल लिए हुए भागते हुए देख लिया। उसने पीछे से दौड़ाकर उसके ऊपर कूद कर उसे गिरा दिया, और जब वो हाथ उसने पिस्टल वाला हाथ लहराया तो उसके हाथ को मोड़कर पिस्टल छीन ली। तब तक पीछे दौड़ रही अस्पताल की सारी भीड़ उस तक पहुंच गई। लोगों ने उसके साफे से, जो उसने एक पगड़ी से बांध रखी थी, वो उसे छीनकर उसके हाथ को बांध दिया और उसकी अच्छे से धुनाई की, पिटाई की, जब तक पुलिस आ नहीं गई। खैर, तब तक वहाँ एडीजी पीयूष मोडिया साहब पहुँच गए, सारे पुलिस अधिकारी पहुँच गए और भीड़ ने उसको काफ़ी मारा पीटा, ईंट पत्थर से भी मारा, घायल हो गया। पुलिस जब आई तब उस व्यक्ति को पुलिस ने भीड़ से छुड़ाया और उसे थाने पर ले गई। थाने पर जाने पर उसका नाम गुरप्रीत सिंह पता लगा, जो पंजाब के तरन ज़िले का रहने वाला था। खैर, वहाँ पर उससे पूछा गया कि तुमने महिला को क्यों मारा। उसने कहा, मैं मन का राजा हूँ और मैं जो मेरे मन में आता है मैं वही करता हूँ। ये सुनकर सब लोग चौंक गए जो पुलिस वाले मौके पर थे। उसने एग्जैक्टली कहा कि मैं मन का राजा हूँ, शराब पीने के बाद मैं होश में नहीं रहता, अपने आप को शहंशाह समझता हूँ, घूम घूम कर जो मन में आता है करता हूँ, एक नहीं, दो नहीं, मैं 3 आदमियों को मारकर यहाँ पर पकड़ा गया हूँ। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। जब सख्ती उसके साथ की गई तो उसने पिछली दोनों हत्याओं के बारे में बताया जो मैंने आपको बताई हैं। एक ट्रेन में जो उसने मार के और उसको अपने कंपार्टमेंट से पैर से लात मारकर नीचे गिरा दिया था, शव वहाँ गिर गया था। दूसरा दिनेश साहू को जो ट्रेन के कंपार्टमेंट के बाथरूम से बाहर निकल रहा था, उन दोनों को, और ये तीसरी हत्या जो इसने अस्पताल में घुसकर लक्ष्मीना देवी की, तीनों हत्याओं के बारे में उसने बताया। उसने बताया कि वो पंजाब के तरन ज़िले के तरह तूचक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार में पिता तरसेम सिंह, जिनकी उम्र 65 साल है, भाई सर्वजीत सिंह, जिनकी उम्र 47 साल है, दूसरे भाई मनजीत सिंह, जिनकी उम्र 40 साल है, पत्नी रमनजीत कौर और उसके 2 बच्चे, अश्विन कौर 14 साल का और गुरसेवक सिंह 13 साल का। ये उसने अपने परिवार की बैकग्राउंड बताई। खैर, पुलिस इस बात की जांच करने के लिए तरन में भी गई। वहाँ पर उन्होंने पिता, ताऊ ताई और अन्य रिश्तेदारों से बातचीत की
और ये बताया गया कि गुरप्रीत की मां नरिंदर कौर का निधन 3 मई 2025 को हो गया था। पिता गांव में ही रहते हैं। गुरप्रीत ने अपना अलग से मकान बनाया हुआ है जहां उस पत्नी और बच्चों के साथ रहता है, और उस घर से 2 मकान छोड़कर एक जॉइंट फैमिली इसके पूरे परिवार की रहती है, जिसमें ताऊ, ताई और अन्य रिश्तेदार साथ में ही रहते हैं। वहाँ ये पता लगा कि गुरप्रीत अंतिम बार 29 अप्रैल को गांव आया था। गांव के सरपंच, बाकी लोग उसकी और उसका एक साला उसकी बॉडी को लेने के लिए चंदौली पहुंच गए थे, जहां उसका पोस्टमार्टम हुआ था। अब उसकी बॉडी कैसे मिली या बॉडी के सिलसिले में क्या बात मैंने बताई। हुआ यूँ कि जब पुलिस से उसने इन सारी घटनाओं के बारे में बात की, तो पुलिस उसको लेके हर घटना स्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने गई और उसकी बात की सच्चाई जानने के लिए गई। तुम कहाँ थे, वो आदमी कहाँ था जिसको तुमने गोली मारी, वॉशरूम से किस तरफ निकला था, किस तरफ गया था, ताकि ये सही जाना जा सके कि जिस 3 हत्याओं के बारे में उसने बताया है वो उसी ने की हैं कि नहीं। लक्ष्मीना के बारे में तो इसलिए कन्फर्म था कि अस्पताल में लोगों ने उसे जाते हुए बेड पर गोली मारते हुए देखा था, भागते हुए उसे दौड़ाया था और तब वो पकड़ा गया था। लेकिन दूसरी जो पहली घटना उसने की मंगरू की, दूसरी जो उसने दिनेश साहू की, उनके बारे में जानकारी के लिए पुलिस उसे पुलिस की जीप में क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए उसे ले गई थी। दूसरे क्राइम के रिक्रिएशन के लिए जैसे ही पुलिस लेकर उस घटना स्थल पर ट्रेन के पास वहाँ पर पहुँची, तुम किधर से भागे, किधर से उतरे, कहाँ से चढ़े थे, कहाँ टिकट लिया था, इसी बीच उसने मौका पाकर साथ चल रहे एक सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। छीन भी लिया, लेकिन तब तक खैर पुलिस चूँकि पर्याप्त मात्रा में साथ थी, दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और उसे 3 गोलियां लगीं और उसकी मृत्यु हो गई। वो अपने परिवार के बारे में बता ही चुका था, परिवार वाले वहाँ से चल चुके थे, लेकिन तब तक रास्ते में उन्हें सूचना मिली कि पुलिस एनकाउंटर में ये मारा गया है गुरप्रीत सिंह। वो लोग आए यहाँ पर, गुरप्रीत की बॉडी लेकर अपने गांव वापस चले गए। खैर, राजकीय महिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर एस.के. चतुर्वेदी ने बताया कि उसके पर्चे पर उसका बीपी 130/80 लिखा हुआ था, जो सामान्य ही माना जाता है। 120/75 में 130/80 अगर हो जाए तो सामान्य है, कोई ऐसी उसमें असामान्य बीपी उसका नहीं था। और डॉक्टर चतुर्वेदी ने बताया कि अगर बीपी और उसका पल्स रेट उस समय 109 था, ये ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा था। ये 75 से 80 के बीच में सामान्य होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर है तो थोड़ा पल्स रेट ज़्यादा है। और 103 पल्स रेट के बारे में डॉक्टर चतुर्वेदी कहते हैं कि अगर बीपी सामान्य हो और पल्स रेट 100 के आसपास या उससे ऊपर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को एंग्जाइटी डिसऑर्डर की उसकी स्थिति को एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने यही बताया कि ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक संतुलन है वो एंग्जाइटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, बीपी नॉर्मल और पल्स रेट ज़्यादा होने के कारण। खैर, मंगलवार को जो अंतिम उसने लक्ष्मीना देवी की हत्या की थी, उनका शव अंतिम संस्कार के लिए बिहार लोग ले गए और कैमूर जिले में उसका अंतिम संस्कार किया गया। लक्ष्मीना के पति विदेशी राम ने बताया कि उनकी पत्नी का इलाज चंदौली के चहनिया स्थित विनायक हॉस्पिटल में चल रहा था। इसी दौरान एक अपराधी अस्पताल के गेट के भीतर से घुसा और फिर उसने बेड पर लेटी हुई लक्ष्मीना देवी को गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। खैर, उन्होंने तमाम पुलिस पर आरोप लगाए और ये कहा कि पुलिस जल्दी पहुंच जाती तो पुलिस ही उसको पकड़ लेती। बहरहाल वो पकड़ा गया और जब उसे ये पता लगा विदेशी राम को कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसका एनकाउंटर हुआ और वो मारा गया, तो उसने इस पर संतोष व्यक्त किया। खैर, डिटेल जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि रविवार सुबह 7 बजे चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पैसेंजर ट्रेन से वो रवाना हुआ था। कुचमन स्टेशन से पहले
मंगरू चूँकि गेट पर खड़ा हुआ था, उसमें गेट में आगे और थोड़ा पीछे खड़े होने को लेकर उससे थोड़ी सी कहासुनी हुई और उसने पीछे से पिस्टल अपनी निकाल कर उसके कनपटी पर गोली मार दी और जब वो लड़खड़ाया तो उसे पैर से मार कर नीचे ट्रैक में फेंक दिया और ताजपुर गांव के पास जब ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई तो वो कूद कर वहाँ से फरार हो गया। उसके तुरंत बाद करीब 9 किलोमीटर दूर वो व्यासनगर गांव पहुंचा। वहाँ से PDDU जंक्शन से जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ गया। रविवार को रात 2 बजे उसने बिहार के दिनेश साहू को, जो मैंने बताया कि बाथरूम से निकलते ही उनसे कुछ थोड़ी बहुत हल्की सी कहासुनी हुई और उन्हें गोली मार दी और व्यासनगर के पास जैसे ही गाड़ी थोड़ी धीमी हुई वो कूद कर भाग गया। खैर, इन दो घटनाओं में एक ही तरह का जो मोडस ऑपरेंडी था कनपटी पर सटाकर गोली मारने का, पुलिस को ये तो शक हो गया या कन्फर्म हो गया कि एक ही व्यक्ति ने ये दोनों हत्याएं की हैं। लेकिन ट्रेन में कौन आया कौन गया, इतना ज़्यादा फ्लोटिंग पॉपुलेशन ट्रेन पे चलती है कि बहुत मुश्किल हो गया उसको पहचानना। खैर, 26 घंटे में ही उसने ये तीनों हत्याएं कर ली थी और फिर पब्लिक ने उसे पकड़ा, मारा और जब होश में आया उसने पूरी बात अपनी बताई। तब पुलिस उसको, और जब बताया उसने कि हम इसके पहले 2 हत्याएं कराए हैं, पुलिस उसको ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन, जिसको क्राइम सीन रिक्रिएशन कहते हैं, उसके लिए ले गई और उसने एक सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर को छीन लिया, फायर करने की कोशिश की, फायर किया भी और तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाईं जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आज की घटना देखिए, गुरप्रीत सिंह एक साइको किलर था, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, ना संदेह होना भी नहीं चाहिए। उसने ऐसे लोगों की हत्याएं की जिन्हें ना तो वो पहले से जानता था, ना उन्हें किसी तरह पहचानता था, ना उसकी उन लोगों से कोई रंजिश थी, ना ही किसी और ने इन लोगों के बारे में उसे कभी कुछ बताया था। कुल मिलाकर बेवजह 3 हत्याएं उसने कर दी। उसके व्यवहार या बोलचाल से कभी कोई संकेत नहीं मिला कि उसके अंदर किसी की हत्या करने की भावना पनप रही है। हर हत्या के बाद वो सामान्य व्यवहार करता रहा, अच्छा कपड़ा पहने हुए था, अपने टाइम से उसने अपना खाना पीना सब कुछ खाया, स्टेशन पर नहाया भी और सब कुछ सामान्य था। जिससे उसकी बातचीत हुई थी उसने भी बताया कि उसके व्यवहार से ही नहीं लगता था कि वो किसी को गोली मारेगा और छोटी छोटी बात, लक्ष्मीना से तो कोई बात भी नहीं हुई थी। हो सकता है अस्पताल के भीतर या डॉक्टर से बातचीत में कुछ कहा सुनी हुई हो जिसके बारे में किसी ने बताया नहीं और उसने बेवजह बेड पर लेटी पैरों में प्लास्टर बंधी हुई महिला के कनपटी में गोलियां मार दी। तीनों अपने शिकार को उसने कनपटी पर ही गोली मारी है। ऐसे साइको किलर को घटना से पहले पहचान पाना बहुत मुश्किल है। एक मनोवैज्ञानिक ईशान जिनका नाम है, उन्होंने स्कूप वूप के हिंदी एडिशन में एक बड़ा लेख लिखा है जिसमें उन्होंने इस तरह के साइको किलर्स के बारे में, इस तरह के साइको क्रिमिनल्स के बारे में जितनी स्टडीज़ हुई हैं उनका संकलन करके एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल लिखा है। आप भी स्कूप वूप हिंदी पर जाके ईशान के उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो बड़ा तथ्यपरक आर्टिकल है। उसमें उन्होंने साइको किलर्स की पहचान के कुछ लक्षण इंगित किए हैं। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। ईशान कहते हैं कि कुल ऐसे 9 लक्षण अब तक की स्टडीज़ में, अलग अलग देशों की स्टडीज़ में पता लगे हैं जिनसे आप समय के पहले उनकी पहचान कर सकते हैं जो साइको किलर की श्रेणी में आते हैं। इसे वो कहते हैं कि वो ऐसे लोग, ऐसी मनोवृत्ति के लोग, इनको साइकोपैथ कहते हैं, उनके कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जिनसे समझ में आता है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जैसे अगर आप संवेदना, पश्चाताप या डर का बोध अगर उनमें कम हो तो शायद आपकी पर्सनालिटी में किसी के अंदर अगर संवेदना, पश्चाताप या डर का बोध कम हो तो पर्सनालिटी में कुछ गड़बड़ होती है। और शिज़ोफ्रेनिया भी एक तरह की बीमारी है जिसमें व्यक्ति
वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं समझ पाता और उसे मति भ्रम होने लगता है। वैसे तो डॉक्टर की राय लेना ही समझदारी है, लेकिन कई शोधों के बाद कुछ मूलभूत लक्षण इसके पता लगे हैं। पहला वो बताते हैं, मनोरोगियों की सूंघने की शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। मनोरोगियों की कार्यशीलता कमज़ोर होती है और उन्हें भविष्य की योजना बनाने में अपनी उत्तेजना को, अपने एक्साइटमेंट को नियंत्रण में रखने और उनको सूंघने की शक्ति पर ये बड़ा असर डालती है। और सिडनी के एक यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए शोध से ये पता लगा कि करीबन 79 मनोरोगियों में सूंघने की शक्ति बहुत ही क्षीण पाई गई, बहुत ही कमज़ोर पाई गई। कनाडा के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सर्वे करके जाना कि इंटरनेट पर फालतू बकवास, जिसको वो कहते हैं इंटरनेट ट्रॉलर्स, फालतू बकवास करने वाले ट्रोल मनोरोगी होते हैं। उनमें कपटी, धूर्त और मनोविकृत प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। तीसरा लक्षण वो बताते हैं कि मनोरोगियों को, इस तरह के सिजोफ्रेनिक मनोरोगियों को जो बाद में साइको किलर्स की श्रेणी में आ जाते हैं, उनमें संवेदना का आभास नहीं होता है, अभाव होता है। अपने को दूसरे की परिस्थिति में देखने का स्वभाव हर मनुष्य में होता है, लेकिन सिजोफ्रेनिक के मनोरोगी अपनी संवेदनाओं को दबा लेते हैं और इस हद तक कि उन्हें किसी के दर्द का कोई आभास नहीं होता। चौथा वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फिजिकल बात ये बताते हैं कि क्लिनिकल एटोनॉमी की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों की तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है वो श्रीजीफीनिया के शिकार हो सकते हैं। सैकड़ों श्रीजोफ्रेनिक मरीजों की उंगलियों को देखने पर ये बात पता लगी कि जिनकी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है वो इस तरह के मनोविकार का शिकार होते हैं, जो आगे चलकर साइको किलर्स की श्रेणी में आ जाता है। पांचवा वो कहते हैं कि सामाजिक मनोरोगी अपने अहम को प्रोत्साहन देने के लिए कभी कभी अच्छा काम भी करते हैं ताकि लोगों को उनकी मन की असलियत का पता न लग सके। दुनिया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेम्स फैलन ने अपने ऊपर ही कुछ डीएनए टेस्ट किए और वो उससे सामने आया कि वो मनोरोगी हैं, लेकिन वो समाज कल्याण के लिए भी बहुत कार्य करते रहते थे। इस तरह के मनोयोगी अच्छे कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि वो भले इंसान हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया के सामने उनकी छवि भली बनी रहे। ऐसा उस स्टडी से ईशान ने अपने लेख में लिखा है। छठवां वो कहते हैं कि साइकोपैथ व्यापार करने के बहुत इच्छुक रहते हैं। 2010 में मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुई एक स्टडी में पाया गया कि 25 में से एक व्यक्ति मनोरोगी था। सामान्य जन की तुलना में ये संख्या 4 गुना अधिक होती है। सातवां वो कहते हैं कि एक होलो मास्क होता है, ऑप्टिकल भ्रम जिसे कहते हैं, वो मनोरोगियों पर काम नहीं करता। जो ऑप्टिकल मास्क है, उसके ऑप्टिकल मास्क के बहुत ढेर सारे वीडियो आपको इंटरनेट पे मिलेंगे कि वो खोखले मास्क आप उनको पहना दीजिए तो उसका न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है उन पर ये होलो मास्क यानी ऑप्टिकल भ्रम जो है वो काम ही नहीं करता। आठवां कहते हैं मनोरोगियों को डर कभी नहीं डराता। मनोरोगियों के दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमाइगडाला कहते हैं वो सामान्य लोगों के मुकाबले पतला और छोटा होता है। यही हिस्सा आपको डर का आभास करवाता है। यही कारण है कि मनोरोगियों को डर की धारणा समझ में नहीं आती। अगर वो कोई गलत काम करते भी हैं तो उन्हें भय नहीं होता। नवा और अंतिम लक्षण वो ये बताते हैं कि अगर आप में या उह ये आप बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और उह अगर आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो शायद आप मनोरोगी हैं और इसी तरह के मनोरोगी हैं। सुनने में बहुत अटपटा लगता है, लेकिन कई रिसर्च ये बताती है कि अगर आप बोलते वक्त जैसे आदमी कहता या उह इस तरह से अगर ज़्यादा करते हैं तो शायद आप साइकोपैथ हो सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इन आवाज़ों को
डिसफ्लुएंसीज कहते हैं, जिसका अर्थ ये है कि आप अपना मानसिक संतुलन बनाने के लिए थोड़ा समय ले रहे हैं। बीच बीच में ऊह आह जो लोग करते हैं, वो अपने उस मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए फिल इन द गैप्स करते हैं। ऐसा इनका या मनोवैज्ञानिकों की धारणा है। आशा है आप ये लेख आप भी पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। बहुत तमाम स्टैटिस्टिकल डाटा उसमें दिया हुआ है और अच्छा लगेगा आपको ये पढ़ के। हो सकता है कि किसी में इस तरह के कोई लक्षण पाए जाते हों, तो आपको समय से पहले इसकी चेतावनी मिल जाए कि आगे चल कर ये क्या करने वाला है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।